नमस्कार, मैं हूं रवि और मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय सभा के निर्माण और उसके बाद बेस्टाइल जेल के ऊपर होने वाले आक्रमण, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत भी कहा जाता है, के ऊपर बात की। इस लेक्चर में हम 4 विषयों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहला है अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का अंत। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन यानी आम आदमी के अधिकारों की घोषणा। तीसरा है राइटिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पहले संविधान का लेखन। और चौथा है वुमेन्स मार्च टू वर्सेल्स, जिसके अंतर्गत फ्रांस के शहर पेरिस की औरतें वर्साई शहर की ओर मार्च करती हैं और वहां जाकर लुई द 16 को मजबूर कर देती हैं अपने साथ पेरिस हमेशा के लिए स्थापित होने के लिए। और इसमें इन औरतों की मदद करते हैं लाफयाते, जो पेरिस की नेशनल गार्ड के कमांडर होते हैं अपनी 20,000 की सेना के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। इसमें जो भी कमियां हो मुझे ज़रूर बताएं और आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो आई होप आप सभी मुझे बहुत जेन्युइन फीडबैक देंगे मेरे लेक्चर्स के ऊपर। जैसा कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम इससे पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था: पुरोहित, कुलीन वर्ग और तीसरा था आम जनमानस का वर्ग, जो बहुत ही अन्याय और असमानता से भरा हुआ था। जिसमें जो पुरोहित वर्ग था, जिसे क्लर्जी कहा जाता था, वो एक 10% टैक्स लेता था, जिसे टेथ टैक्स कहते थे। और उसके साथ साथ चर्च की जमीनों पर आम जनता को बिना एक भी रुपया पाए अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। उसी के साथ साथ सामंत वर्ग था, जिसमें राजा, राजा का परिवार, जमींदार, ये सब आते थे, जो आम जनता का शोषण करते थे। राजा एक टैक्स लगाता था जिसे टाइल टैक्स कहते थे। उसी के साथ साथ टाउन और सिटीज में पीजेंट्स और लेबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक वर्क्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी सर्विसेज देनी पड़ती थी और इसके बदले उन्हें एक भी रुपया स्टेट नहीं चुकाती थी। इसे कॉरवी कहा जाता था। और इसी के साथ साथ जो सामंत थे उनकी ही सारी ज़मीनें थी और उनके इतनी बड़ी ज़मीनें होती थी कि उसमें कभी-कभी 100-100 और 200-200, 300-300 गांव तक आते थे। इन ज़मीनों के निवासी एक तरह के टीनेंट यानी कि किराएदार थे सामंत के, और मालिकाना हक सामंत का था। और इस मालिकाना हक के एवज में सामंत इन गरीब किसानों से अपनी मनोरियल हाउसेज में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज लिया करता था, खेती बाड़ी करवाता था। अन्य जो वर्क है मनोरियल हाउस में, जैसे वाइन प्रेसेस और घेराबंदी, और उसके साथ साथ ही जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस होते थे उन्हें कताई बुनाई का काम करवाना। इसी के साथ साथ जो मेल्स होते थे उनसे हैवी ड्यूटी वर्क कराना, ये सब सामंत के काम थे, अधिकार थे फ्रांस की ओल्ड रजीम यानी पुरानी व्यवस्था के आधार पे। अब जब नई संवैधानिक सभा बनी तो इस पे बोलबाला आम जनता का ही था। तो सबसे पहले इस ही सामंतीय अधिकार को खत्म करने की बात हुई। 4 अगस्त 1789 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसे कहा गया अगस्त डिक्री यानी अगस्त का एक फरमान। इस फरमान के आधार पर जितने भी सामंतीय राइट्स थे सेकेंड स्टेट के, उन्हें पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया
और जो चर्च टिथ टैक्स लिया करती थी 10% किसानों के प्रोडक्शन का, उसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके ऊपर फ्रांस के एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार जॉर्ज लेफेवरे, जिनका जन्म 1874 और मृत्यु 1959 में हुई, ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू 1793, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंत तक की कहानी उन्होंने इस किताब में लिखी। ये किताब इन्होंने 1930 में पब्लिश करी। इस बुक में जॉर्ज कहते हैं, बिना किसी बहस के, बिना किसी विरोध के राष्ट्रीय सभा ने जोश और उत्साह में एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया। उन्होंने करों में समानता लागू कर दी और सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंका। सिर्फ उन अधिकारों को छोड़ा गया जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सेवा से जुड़े थे, और उनके लिए भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक के बाद एक प्रस्ताव पारित होते गए। सभी के लिए कानूनी दंड में समानता, हर नागरिक के लिए सरकारी पदों तक पहुंच का अधिकार, रिश्वतखोरी और पदों की बिक्री की परंपरा का अंत, करों को भुगतान के माध्यम से छुड़ाने की व्यवस्था, धर्म की स्वतंत्रता ताकि हर व्यक्ति अपने ईश्वर की उपासना स्वतंत्र रूप से कर सके, एक ही व्यक्ति द्वारा कई धार्मिक पदों पर काबिज रहने पर प्रतिबंध, और अंत में प्रांतों और नगरों के सारे विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। यह मानो उस राष्ट्रीय सभा का अंतिम और निर्णायक प्रयास था, फ्रांस की धरती पर समानता, स्वतंत्रता और एकता की भावना को स्थापित करने का। अब वास्तविक रूप में किसानों को उनका जमीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन इनके ऊपर एक फ्यूडल ड्यू लगाया गया, यानी कि किसानों को एक राशि देनी थी अपने सामंतों को अपनी जमीनें छुड़ाने के लिए। लेकिन फ्रांस के जो मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस फ्यूडल ड्यू को देने से, और अंत में 1793 में इस प्रतिबंध को भी पूरी तरह से हटा दिया गया और किसानों की जमीन फ्री हो गई और पूरी तरह से आज़ाद थे किसान अब अपनी ज़मीनों पर अपने अनुसार खेती करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो टिथ टैक्स चर्च लगाती थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। एक और इतिहासकार हुए फ्रांस में जो लगभग 100 साल के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर लिखते हैं, जिनका नाम था फ्रैंको फ्यूरे, जिनका जन्म हुआ 1927 और मृत्यु हुई 1997 में। इन्होंने एक बुक लिखी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो इन्होंने 1965 में पब्लिश करी। फ्यूरे लिखते हैं, अगस्त 1789 के निर्णय केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक फ्रांस की नींव का अभिन्न हिस्सा बन गए। इन निर्णयों ने फ्रांस की सामंतीय जमींदारी व्यवस्था को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके साथ जुड़े सभी निर्भरता के रिश्ते और विशेषाधिकारों की जंजीरें तोड़ दी गई। इस पुरानी व्यवस्था की जगह एक नए आधुनिक व्यक्ति की अवधारणा ने ले ली, एक ऐसा स्वतंत्र नागरिक जो वही करता है जिसे कानून ने निषिद्ध नहीं किया हो। यही वह पल था जब फ्रांसीसी क्रांति ने स्वयं को अपनी कट्टर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहचाना, यानी अब व्यक्ति किसी राज, किसी कुलीन या किसी पुरानी सामाजिक व्यवस्था से बंधा नहीं था। वह अब स्वतंत्र था, अपने विवेक से जीने वाला एक आधुनिक नागरिक। इसके अलावा फ्रांस की न्यायिक प्रणाली भी बहुत ज़्यादा असमानता और अन्याय से भरी हुई थी। फ्रांस में रूल ऑफ किंग चलता था, यानी कि राजा का शासन।
अब ये एक इस तरह की न्यायिक प्रणाली थी जो हर एक राजा के बदलने पर बदल जाती थी। अगर राजा क्रूर हुआ तो क्रूर न्यायिक प्रणाली होगी, और अगर राजा लिबरल हुआ तो थोड़ी लिबरल न्यायिक प्रणाली होगी। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सामंतों और पुरोहितों द्वारा किए गए बड़े बड़े अपराधों को माफ कर दिया जाता था, और अगर सजाएं भी होती थी तो बहुत नगण्य सी छोटी सजाएं दी जाती थी। और दूसरी ओर आम जनता के छोटे छोटे अपराधों पर भी उन्हें बहुत ज्यादा क्रूर दंड दिए जाते थे, और ऐसी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी कि इंसान की रूह कांप जाए। तो राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने इसे नवंबर 89 में सस्पेंड कर दिया। ये बेसिकली एक पुरानी न्यायिक प्रणाली थी जो 13 क्षेत्रीय पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें पेरिस की पार्लियामेंट सबसे ज्यादा मजबूत पार्लियामेंट थी, और आधिकारिक रूप पर इसे सितंबर 1790 में समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह एक ऐसी न्यायिक प्रणाली लाई गई जो समानता से भरी हुई थी, जहां पर फ्रांस का हर एक नागरिक कानून के आगे समानता, उसके ओहदे के आधार पर उसके साथ न्याय नहीं होता था, बल्कि राजा और आम जनता सभी को न्याय समानता से देखता था। अगली हमारी हेडिंग होगी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। अब फ्रांस के सामंती अधिकारों की समाप्ति के बाद फ्रांस की जो नई संवैधानिक सभा थी उसने फ्रांस में आम जनता के अधिकारों के घोषणा की, जिसे कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इसकी घोषणा असेंबली ने 26 अगस्त 1789 को की। ये घोषणा बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल था, ना कि कोई संवैधानिक कानूनी अधिकार। यानी कि एक तरह का सिद्धांत था जो फ्रांस की पार्लियामेंट से अपील की गई थी फ्रांस में लागू करने के लिए। इसको इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह से भारतीय संविधान दो हिस्सों में बटा है, एक तरफ तो भारतीय संविधान हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है, यानी कि संवैधानिक अधिकार देता है, और दूसरी तरफ स्टेट के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी दिशा निर्देश तय करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक है आर्टिकल 38 भारतीय संविधान का, जो बात करता है कि राज्य को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारत के हर एक नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिले। तो उसी तरह से ये बेसिकली प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर फ्रांस को काम करने की जरूरत थी। अब ये जो प्रिंसिपल हैं ये बेसिकली इन्फ्लुएंस थे दो लोगों द्वारा, एक थे थॉमस जेफरसन और दूसरे थे जनरल लाफयाते। अगर आपको जनरल लाफयाते याद हो तो पिछले टॉपिक में जब हम स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि यही वो कमांडर थे जिन्होंने फ्रेंच गार्ड की कमांड संभाली थी पेरिस में। तो इन दोनों के आइडियाज से डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन की घोषणा हुई। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स पे हम बात करते हैं। इसका पहला प्रिंसिपल था मैन आर बॉर्न फ्री, रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। यानी कि आदमी आजाद पैदा हुआ है, वो आजाद रहता है समानता के अधिकार के साथ। जो दूसरा प्रिंसिपल था वो था एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैन। यानी कि हर एक राजनीतिक संस्थान का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वो हर एक मनुष्य के प्राकृतिक और कभी ना जुदा किए जा सकने वाले अधिकारों का संरक्षण करे। और ये अधिकार हैं
लिबर्टी यानी कि आजादी, प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जिससे वो जुड़ा है, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, हर एक नागरिक की सुरक्षा करना राज्य का अधिकार है, राज्य की ड्यूटी है, और उसके बाद रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन यानी कि किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार ना हो, ये भी राज्य ही सुनिश्चित करे। इसका तीसरा प्रिंसिपल है सोर्स ऑफ ऑल सोवर्निटी रेसाइडेड इन नेशन, नो ग्रुप और इंडिविजुअल may exercise authority that does not come from the people। यानी कि जो संप्रभुता का स्रोत है वो राष्ट्र से आना चाहिए, ना कि किसी और जगह से, यानी किसी इंडिविजुअल से या किसी अन्य देश से संप्रभुता का स्रोत ना होकर सिर्फ राष्ट्र से हो, यानी कि सभी राष्ट्र के लिए ही काम करें। दूसरा, कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल ऐसे किसी भी अधिकार का उपयोग ना करे जो कि आम सहमति से ना बना हो, यानी एक तरह के रिपब्लिक की बात करता है तीसरा प्रिंसिपल। इसका जो चौथा प्रिंसिपल है वो है लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजीरियस टू अदर, यानी कि हर किसी के पास अधिकार है अपने आजादी से जीने का और हर वो काम करने का जो किसी दूसरे के लिए हानिकारक ना हो। इसका जो पांचवा लॉ है वो है द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी, यानी कि कानून सिर्फ उन अधिकारों को रोकता है जो समाज के लिए खतरा है या खराब है। छठा प्रिंसिपल है लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी कि कानून बेसिकली आम सहमति का एक तरह का एक्सप्रेशन है और इसके आगे सभी लोग समान हैं। सातवां है नो मैन अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन कॉजेज डिटरमाइंड बाय लॉ, यानी कानून के इतर जो कानून में ना लिखा गया हो, फ्रांस के किसी को भी आरोपित या गिरफ्तार करने का किसी को कोई हक नहीं है, सिर्फ कानून के ही आधार पर हर किसी के ऊपर कोई भी न्यायिक प्रक्रिया हो। इसका जो आठवां प्रिंसिपल है वो है एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, यानी कि हर एक नागरिक को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो आजादी से बोल सके, लिख सके और उसे छाप सके। नौवां प्रिंसिपल है कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अगर आप कर के दायरे में आते हैं तो आपको कर चुकाना है, ये आपकी ड्यूटी है। जो 10वां है वो है प्रॉपर्टी इज सीक्रेट राइट, यानी जमीन एक पवित्र अधिकार है जिसे किसी भी इंडिविजुअल से छीना नहीं जा सकता। तो बेसिकली ये थे राइट ऑफ मैन जो फ्रांस की राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने अनाउंस करे। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी राइटिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि हम जानते हैं फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की नींव उसके तीसरे वर्ग यानी कि कॉमन पीपल के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई और बाद में इसमें फ्रांस के तीनों ही वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें नोबल, क्लर्जी और आम जनता के प्रतिनिधि थे। जब 1789 में इन तीनों ही वर्गों के प्रतिनिधियों ने फ्रांस का नया संविधान लिखने की बात कही तो इन्होंने अपने अपने मत दिए कि फ्रांस का जो संवैधानिक ढांचा है वो कैसा हो। इन्हीं मतों में से एक मत दिया गया नेकर, मुनीर, लैली टोलेंडेल और उनके सहयोगियों के द्वारा।
इनका ये मानना था कि फ्रांस में एक सीनेट यानी कि मंत्री परिषद हो, जिसके सदस्यों का चुनाव राजा द्वारा किया जाए, लेकिन इनका नामांकन फ्रांस की आम जनता वोट द्वारा करे। इस मत को संसद ने खारिज कर दिया। जो दूसरा मत आया वो फ्रांस के नोबल्स यानी कुलीन तंत्र के माध्यम से आया। असेंबली के जो अधिकांश कुलीन लोग थे उनका मानना था कि फ्रांस को एक कुलीन तंत्रीय अपर हाउस की जरूरत है और इस अपर हाउस के जो मेंबर्स हों वो नोबल्स हों और उनका चुनाव भी सिर्फ नोबल ही कर पाए। ये मत जाहिर सी बात है काफी असमानता भरा दिख रहा है, इसलिए इसे भी खारिज कर दिया गया। जो तीसरा मत आया वो आया पॉपुलर पार्टी के माध्यम से। अब ये जो पॉपुलर पार्टी है ये फ्रांस की आम जनता के बेसिकली प्रतिनिधि थी संसद में और ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक विचारों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। इनका मानना था कि फ्रांस को एक सदनात्मक सदन में बदलना होगा, यानी कि एक ही सदन होगा और उसके सारे के सारे मेंबर समान होंगे, समान नागरिक ओहदे से बैठेंगे और उनका चुनाव आम जनता डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से करेगी। दूसरा इन्होंने कहा कि जो राजा है उसको सस्पेंसिव वीटो की पावर दी जाएगी। इसका मतलब है कि कोई भी लॉ जब पास होगा तो वो राजा के द्वारा ही होगा, लेकिन सदन द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राजा डिले कर सकता है, उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। इसके अलावा फ्रांस के जितने भी जनपद थे उन्हें 83 विभागों में बांट दिया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि यहाँ पर एक समान प्रशासन हो और ये विभाजन बेसिकली इन जनपदों के एरिया और पॉपुलेशन को समान रख के किया गया। अब जब संविधान सभा में ये सब बहसें हो रही थी तो किसी ने भी जो फ्रांस का आर्थिक संकट था उसके बारे में कोई बात नहीं की और वो बढ़ता ही जा रहा था। जो घाटा है वो रुक नहीं रहा था। तो फ्रांस की ही सदन के एक सदस्य थे जिनका नाम बेसिकली ओनोर मिराबू था। इन्होंने इस मुद्दे को संसद में लाया और जब इन्होंने बात की कि फ्रांस का जो आर्थिक संकट है वो भी बहुत जरूरी है डिस्कस करना, तो सदन ने ये डिसाइड किया कि जो नेकर है उन्हें बेसिकली कंप्लीट अथॉरिटी दे दी जाएगी फाइनेंस की, यानी कि उन्हें एक तरह की डिक्टेटरशिप दे दी गई फ्रांस के आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लेने की। ये थी फ्रांस के पहले संविधान की रूपरेखा। अगली हमारी हेडिंग है वुमेन्स मार्च टू वर्सेस। अब ये बात है 1 अक्टूबर 1789 की, जब राजा के बॉडीगार्ड फ्लैंडर्स रेजिमेंट फ्रांस के शहर वर्साई में आगमन करते हैं और इनके आगमन पर राजा एक भव्य समारोह का आयोजन करता है इनके स्वागत में। अब कहने के लिए तो ये स्वागत राजा कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी में इस पूरे समारोह की जो व्यवस्था है वो राजा की ही पर्सनल बॉडीगार्ड्स करते हैं और इसमें राजा और उसकी वाइफ मैरी एंटोनिएट को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। जब राजा और उसकी वाइफ इस समारोह में आते हैं तो समारोह में
नृत्य भी होता है। और इसी दौरान फ्रांस के शहर पेरिस में आम जनमानस के बीच ये अफवाह फैलती है कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्रांतिकारियों का, ट्राई कलर कोकेड, उसका अपमान किया गया पैरों तले रौंद कर, और पेरिस की जनता इससे बहुत ज्यादा भड़क जाती है। इसी दौरान 5 अक्टूबर को जो पेरिस शहर की विमेंस औरतें होती हैं वो इकट्ठा होती हैं पेरिशियन मार्केट यानी पेरिस के बाजार में, और वहां से वो पेरिस के होटल डे विले, बेसिकली जो पेरिस शहर के अधिकारियों का कार्यालय होता है, उसकी ओर बढ़ती हैं। और सिटी के जो अधिकारी होते हैं उन्हें अपनी शिकायतें बताती हैं। ये जो पेरिस शहर में आर्थिक स्थिति होती है और स्पेशली जो रोटी की कमी हो गई होती है, अनाजों की कमी हो गई होती है पेरिस में, उसके ऊपर अपनी शिकायतें रखती है। इसी के साथ साथ ये डिमांड करती हैं कि राजा और उसके सहयोगियों को राष्ट्रीय सभा के काम में अड़चन डालना बंद कर देना होगा, और राजा को पेरिस शहर मूव हो जाना चाहिए एज अ साइन ऑफ गुड फेथ, यानी कि एक अच्छी मंशा दिखाने के लिए। और बेसिकली जो गरीबी फैली हुई है पेरिस में, वहाँ पेरिस की जनता के साथ जो राजा है वो अपनी सहानुभूति दिखा सके। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं इन शिकायतों के ऊपर, और इससे ऑफेंड होकर लगभग 7,000 औरतें एक मार्च करती हैं वर्साई शहर से पेरिस की ओर तोपों और हथियारों के साथ। अब पेरिस शहर और वर्साई के बीच जो दूरी है वो लगभग 28 से 29 किलोमीटर के बीच है। इस मार्च के दौरान इनका संरक्षण लगभग 20,000 नेशनल गार्ड्समैन करते हैं, जिनकी कमांडरशिप लाफयाटे संभाल रहे होते हैं, बेसिकली व्यवस्था को सही रखने के लिए। और जब ये वर्साई शहर पहुंचते हैं तो ये जाते ही पैलेस पे हमला कर देते हैं और बहुत से राजा के गार्ड्स को मार देते हैं। अब ये स्थिति देखते हुए राजा समझ जाता है कि उसकी शक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है इन क्रांतिकारियों के सामने, और जो कमांडर होता है लाफायेटे नेशनल गार्ड्स का, वो राजा को राजी कर लेता है अपनी सत्ता को पेरिस मूव करने के लिए। और 6 अक्टूबर का वो ऐतिहासिक दिन होता है जिस दिन राजा अपनी फैमिली के साथ वर्साई शहर छोड़ देता है और पेरिस आता है, अपने गार्ड के संरक्षण में नहीं बल्कि नेशनल गार्ड के प्रोटेक्शन में, जो बेसिकली एक तरह से राष्ट्रीय सभा को भी वैधता प्रदान करता है राजा की। इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम फ्रांस के क्रांतिकारियों और चर्च के बीच होने वाले संबंध के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ पार्लियामेंट में होने वाली साजिश और फ्रांस में फैलते अतिवाद के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।